दोस्तों इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसका विस्तार से जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहले मौलिक संख्या 4 होता है, जोड़ घटाव गुना भाग। गणित में दोस्तों कुल अंक 10 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल गणित में अंक 10 होता है। साथ ही आगे जान ले दोस्तों कि 1 से 100 तक के गिनती में हमेशा 1 से 9 तक की संख्या 20 बार आता है। यानी 1 भी 20 बार आएगा, 2 भी 20 बार, 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, ऐसे करके 9 तक का जो संख्या है वह 20 बार आता है। आगे दोस्तों अब चलते हैं संख्या के बारे में विस्तार से जाने। नंबर 1 है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। 1 से अनंत तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी होगा, 1 2 3 4 5 करके अनंत तक, वह प्राकृत संख्या होता है। दूसरा है दोस्तों पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में 0 लगा दें तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है। मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है तो यह जब भी शुरू होगा 0 1 2 मतलब 0 से शुरू होगा, यह पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर। तीसरा दोस्तों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या तीनों इसमें शामिल होता है। जैसे -2 -3 ऋणात्मक हुआ और 0 जो हो गया पूर्ण संख्या, और -5 -6 ऋणात्मक है, फिर यहाँ पे 6 और 8 भी प्राकृत संख्या ऐड कर दें तो यह पूर्णांक संख्या हो गया, जिसमें 0 भी हो, माइनस भी हो और प्राकृत संख्या भी हो। आगे है दोस्तों सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, या जिसके अंत में 2 4 6 8 0 हो। जैसे यहाँ 52 है तो लास्ट में 2 है, यह कट जाएगा। 60 है, इसमें 0 है, यह भी सम संख्या है। यहाँ पे 2 है, लास्ट में सम संख्या है। 16 है, 6 है, सम संख्या है। या कोई भी कितना हो बड़ा संख्या हो, लास्ट में 2 4 6 8 0 होना चाहिए, तो 6 है तो यह सम संख्या है। दोस्तों सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है, यहाँ ध्यान देना है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। जैसे 12 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 144, लास्ट में 4 आया, यह सम का स्क्वायर हमेशा सम होता है। अब विषम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, या जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 हो, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ लास्ट में 7 है, यह विषम संख्या हो गया, क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। आगे दोस्तों विषम संख्या का वर्ग करने पर हमेशा विषम ही होता है। जैसे 11 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, यह लास्ट में एक विषम ही आया। आगे दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग करने पे यह याद रखने वाला बात है, इकाई स्थान पे कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, यह हमेशा याद रखना है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी संख्या का, प्राकृत संख्या के यदि वर्ग करे तो उसके इकाई स्थान पे कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रूढ़ या अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें 1 और अपने आप के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगे। वैसी संख्या दोस्तों जिसमें 1 अपने आप और किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे में 2 3 5 7 11 13 17 19 दिया हुआ है, क्योंकि 2 दोस्तों या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। 3 भी है तो 1 से कटेगा या अपने आप 3 से ही कटेगा, इसको काटने के लिए दूसरा कोई संख्या नहीं है। 11 भी लेंगे तो 1 से कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो इसको रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यह याद रखने वाला बात सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यह सम संख्या भी होती है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी होगी तो 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी तो भी 2। अब सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वैसा 2 प्राकृत संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 हो। कहने का मतलब 2 ऐसा संख्या होना चाहिए जिसका यदि हम महत्तम निकालें तो 1 आ जाए, वही जाकर सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे 5 और 7 दोस्तों, तो 5 और 7 का महत्तम यदि निकालेंगे तो 1 आएगा। 8 और 15 है, इसका भी महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा, तो यह सहअभाज्य संख्या हुआ। अब यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या के बारे में। वैसा संख्या जो 1 अपने आप तथा दूसरे संख्या से भी कटे। जैसे 4 जो हुआ दोस्तों 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा
और 4 से भी कटेगा। 1 से भी काटा, अपने आप से भी काटा और किसी और से भी काटा। ऐसा संख्या को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य युग्म या जुड़वा संख्या। इसका है वैसा दो अभाज्य संख्या जिसको घटाने पर 2 आ जाए। मतलब दो अभाज्य संख्या लेना है और उस दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है और इन दोनों में से घटाएंगे तो 2 आएगा। 7 और 9, 7 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है, इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो जब भी ऐसा संख्या हो उससे अभाज्य युग्म या जुड़वा संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण संख्या। जब किसी संख्या के अपवर्तक का योग दी गई संख्या के बराबर हो तो वह संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 18, तो दोस्तों 18 का अपवर्तक का मतलब होता है कि वह किस किस संख्या से कट रहा है। तो 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। तो कहने का मतलब कि जो संख्या से यह कटेगा उसका योग दी हुई अपवर्तक को छोड़कर, कहने का मतलब 18 का अपवर्तक यहाँ तो 18 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको छोड़कर जो शेष संख्या बच रहा है इसका योग 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 9 6 15 3 18 2 20 1 21 ज़्यादा हो जा रहा है, 18 नहीं आया, तो यह संख्या संपूर्ण संख्या नहीं हुआ। नेक्स्ट दूसरा है 28, तो यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 7 से और 14 से, और इन सबों को जोड़ने पे 28 आ जा रहा है। 14 और 7 हुआ 21, 4 25, 3 28, मतलब यह संपूर्ण संख्या है। अब है अपवर्तक या गुणनखंड। दी हुई संख्या का पूर्ण, दी हुई संख्या जो हो उसको पूर्ण विभक्त करने वाली सभी संख्या दी हुई संख्या का अपवर्तक होता है। जैसे 12 का अपवर्तक, तो यहाँ पे ध्यान देना है, 1 से कटेगा, 2 3 4 6 12, सभी 12 का मतलब जो संख्या दिया हुआ है वह कौन कौन संख्या से कटेगा, जिस जिस संख्या से कटेगा वह सभी उसका अपवर्तक होता है या गुणनखंड होता है। अब योज्य या संयोजी प्रतिलोम संख्या के बारे में जानेंगे। किसी दो संख्या का योग, यदि कोई संख्या है, दो संख्या है, यदि उसका योग 0 हो जाए तो वह संयोजी प्रतिलोम कहलाता है। वह एक दूसरे का संयोजी प्रतिलोम भी होता है। जैसे यहाँ 4 है और प्लस दिए, इसे यहाँ पे प्लस किए और -4 जोड़ दिए, 4 में -4 को जोड़ेंगे तो यह घटकर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब कि 4 का योज्य प्रतिलोम -4 हुआ और -4 का योज्य प्रतिलोम 4 हुआ। हमेशा एक दूसरे का विपरीत होता है। आगे याद रखना है 0 का योज्य प्रतिलोम या संयोजी प्रतिलोम 0 ही होता है, 0 का हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट है गुणात्मक विलोम। जब किसी दो संख्या का गुणनफल 1 हो जाए तो प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहलाता है या होता है। जैसे 6 गुने 1/6, तो 6 गुने 1/6 तो कट के तो 1 हुआ। अब कहने का मतलब 6 का विलोम 1/6 हुआ और 1/6 का विलोम 6 हुआ। अब नेक्स्ट है अपवर्त या गुणज। वह संख्या जो किसी दूसरे संख्या से पूर्ण विभक्त हो जाए, पूरा पूरा किसी और संख्या से कट जाए, तो वह भाग लगने वाली जो संख्या होती है वह अपवर्त कहलाती है। जैसे 12, तो यहाँ 12 जो है संख्या 3 और 4, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा, तो 3 और 4 जो है 12 का अपवर्त है, यानी 12 जो है 3 और 4 का अपवर्त होगा। कोई भी दो संख्या, 2 और 6 भी हम इसमें ले सकते हैं, तो 2 और 6 हो जाएगा 12, तो 12 का 2 और 6 अपवर्त होगा। दोस्तों अब परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। वैसी पूर्णांक संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q जो होगा, हर जो इसका होगा वह कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे P/Q है, यह Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यह ध्यान रखना है। जैसे -3 है, -2 है, 1 है, 0 है, 1 2 3 है, कोई भी है उसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं, तो यह
परिमेय संख्या होगा। 4 है रूट अंडर, तो 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 होता है, इसके बटा में 1 हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। 2/3 है तो यह परिमेय संख्या है। 7/4 है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक में भी है, परिमेय संख्या है। अब दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान देना है, 1.444 करके डॉट डॉट अनंत तक दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई अंक पॉइंट के बाद रिपीट हो तो वह परिमेय संख्या होता है। जैसे 1.444 का मतलब हुआ कि इस पे रेकरिंग होगा, कहने का मतलब कि यह संख्या लगातार है। तो ऐसा स्थिति जब भी हो, जब भी कोई अंक रिपीट होता है तो वह परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट है 2.76, कहने का मतलब हुआ यहाँ पे 76 यह आगे में है बढ़ते जाएगा, यानी यह रिपीट होते जा रहा है, तो यह भी परिमेय संख्या है। फिर यह है 2.34, कहने का मतलब है 2.34 यह हटने के बाद 4 अनंत तक जाएगा, यह परिमेय संख्या है। जो संख्या रिपीट होता हो पॉइंट के बाद वह परिमेय होता है, यदि रिपीट नहीं होता है तो वह परिमेय नहीं होता है। दोस्तों 22/7 सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ध्यान देना है, 22/7 जो पाई के मान होता है यह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका रियल वैल्यू 3.142857, फिर 142857, 142857 यह संख्या जो है बार बार रिपीट होता है, इसलिए यह 22/7 जो है परिमेय संख्या है। आगे अब दोस्तों देखते हैं अपरिमेय। अपरिमेय वैसा पूर्णांक संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह ध्यान रखना है। आगे है नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे √2 दोस्तों, तो √2 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका रियल वैल्यू 1.414213 डॉट 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 अनंत तक, इसमें कहीं भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यह अपरिमेय होगा। यदि अंक रिपीट होता तो यह परिमेय हो जाता। √3 का भी यहाँ भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, यह भी अपरिमेय है। √5 यह भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, यह भी होगा। अब दोस्तों पाई, अभी परिमेय में पढ़े थे 22/7, यहाँ पढ़ रहे हैं पाई। पाई का रियल वैल्यू होता है 3.1415925 डॉट डॉट अनंत तक जाता है, इसमें कहीं कोई अंक रिपीट नहीं होता है, इसलिए यह अपरिमेय होगा। ई होता है गणित में, उसका रियल वैल्यू होता है 2.7182 डॉट डॉट, यहाँ भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यह अपरिमेय होगा। नेक्स्ट है फाई, यहाँ भी ध्यान दें दोस्तों 1.61803396, कहीं भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यह भी संख्या अपरिमेय होगा। दोस्तों अब रामानुजन संख्या के बारे में जानेंगे। वैसा दो प्राकृत संख्या जिसके घनों का योग 1729 हो तो वह संख्या रामानुजन संख्या कहलाता है। जैसे 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यदि करते हैं तो 1728 प्लस 1 बराबर 1729, मतलब यह संख्या जो है रामानुजन संख्या होगा। 10 के क्यूब प्लस 9 का क्यूब 1000 प्लस 729 जोड़ेंगे तो 1729 होगा, यह रामानुजन संख्या है। अब नेक्स्ट है दोस्त गोल्ड बैच कंजक्चर या गोल्ड बैच संख्या, गोल्ड बैच नंबर। इसका है 4 से बड़ी वैसी सम संख्या जिसको हम 2 अभाज्य संख्या के रूप में बांट सकते हैं। गोल्ड बैच संख्या का पहचान है या उसका रूल है कि वैसी 4 से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिसको हम 2 अभाज्य संख्या के रूप में बांट सकते हैं, वो अभी सम संख्या हो। जैसे दोस्तों यहाँ 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 3 + 5, क्योंकि 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, और 8 जो है 4 से बड़ी है। 6 भी 4 से बड़ी है और इसको भी 3 और 3 में कर सकते हैं, मतलब यह दोनों गोल्ड बैच नंबर है।